Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao, working as an assistant professor in Government Mira Girls College, उदयपुर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एक्साइटिंग लगता है सिक्योरिटी एनालिसिस की जब हम बात करें स्टूडेंट्स को। और कारण यह है कि कहीं ना कहीं रियल मार्केट कंडीशन से लिंक होता है। स्टॉक मार्केट हर फाइनेंस के स्टूडेंट या अकाउंट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, सब्जेक्ट आसान नहीं है। आसान क्या नहीं है? आसान ये नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटी एनालिसिस के कुछ टूल्स यूज़ करके समझ लें। लेकिन आप बिना टूल्स की अंडरस्टैंडिंग के स्टॉक मार्केट में हाथ डालना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। देखिए, बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी एनालिसिस की हम बात करेंगे, उससे पहले हमें कुछ और दूसरे टॉपिक्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एनालिसिस से लिंक होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। चाहे वो स्टेटिस्टिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, अकाउंटिंग हो या कॉमर्स का और कोई सब्जेक्ट। यानी हर सब्जेक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस से कहीं ना कहीं लिंक करता है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या है, और उससे पहले हम उस चीज़ से, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वाकई में कंफर्टेबल हैं। थर्ड ईयर में या उससे पहले भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, दिस इज माय ओपिनियन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं। हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते थे, ताकि हमें एक रास्ता मिले, एक डायरेक्शन मिले कि हमने सिक्योरिटी एनालिसिस में करना क्या है या कैसे हम इसमें एंटर करेंगे। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्क्रीन पे एक इन्वेस्टर है, एक कंपनी है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, साथ में एक बैंक बना हुआ है। अगर हम कंसंट्रेट करें इन्वेस्टर पे, तो यहाँ इन्वेस्टर इज अ पर्सन हु इज हैविंग इन्वेस्टेबल फंड्स। इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ सेविंग है। और इस स्क्रीन पे देखें तो दो तरह की अपॉर्चुनिटी इसके पास हैं। एक तो ये बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है, और दूसरा एक कंपनी दिख रही है, वहां पे ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बैंक में मान लीजिए इन्वेस्ट करता है और इसे 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो बैंक छोड़ के अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? इसे 10% होगी। 10% क्यों होगी? क्योंकि ये वो रिटर्न है जो ये बैंक में इन्वेस्ट करके या बैंक में पैसा लगा के भी कमा सकता है। इसका मतलब ये 10% इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अब अगर ये बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, इन्वेस्ट नहीं करता है पैसा, इंस्टेड ये कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब ही इज फॉरगोइंग द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ बैंक एंड नाउ ही इज इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। नाउ फॉर एग्जांपल, ही इज इन्वेस्टिंग ₹1 lakh इन अ कंपनी। अब अगर ये व्यक्ति 1 लाख रुपया कंपनी में इन्वेस्ट करता है
तो कंपनी को भी ये एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस इन्वेस्टर। तो कंपनी इसे जब कैलकुलेट करती है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो बोलती है इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल इस इन्वेस्टर की तरफ से कंपनी के पास आ रही है, जो पैसा आ रहा है, उसमें इस इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी कंपनी की। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? Cost of capital is the numeric expression of investors' expectation. Now, in this case, investors' expectation is 10%, because this is the return that he could have earned by investing in a bank. तो कम से कम इतना तो ये कंपनी से एक्सपेक्ट करेगा और कंपनी के लिए ये उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। Now, next task for a company is to find an opportunity to invest in where the company can earn more than 10% of return. ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं। नाउ कंपनी इज इन्वेस्टिंग द सम इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और यू मे से फैक्ट्री, और कंपनी अगर इस फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी को मालूम है कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 10% से ज़्यादा रिटर्न कंपनी को दे देगी, 10% या 10% से ज़्यादा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इन्वेस्टर को ठग रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं इन्वेस्टर के साथ। अब कंपनी के पास क्योंकि 3 अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, एक 8%, एक 10% और एक 12%, तो सिंपल सी बात है कि कंपनी 12% का रिटर्न जहां से मिल सकता है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगी। उसका कारण यह है कि उस 12% में से 10% तो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की, और अगर इन 3 अपॉर्चुनिटीज में से हम ऐसी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करते हैं जिसकी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो, तभी हम अपने इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ये 8%, 10% और 12% हम पढ़ चुके हैं, इसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब करते थे तो हम ये देखते थे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हमें उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है वो हमें सिर्फ 8% रिटर्न दे सकती है, यानी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन 10% है, लेकिन हमें जो रिटर्न मिल सकता है अगर वो 8% है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इन्वेस्टर को उसका पैसा लौटा देना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये 3 काम या 3 तरह के डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमारी कंपनी में कौन लोग इन्वेस्ट करेंगे, यानी कितना डेट होगा, कितनी इक्विटी होगी, यानी डेट इक्विटी रेशो कितना होगा, जहां पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस भी लेते हैं। दूसरा डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, यानी कंपनी ने जो पैसा अपने इन्वेस्टर से लिया है उसे इन्वेस्ट कहाँ करें और किस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमारे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर सकें और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम तीसरा डिसीजन लेते हैं
डिविडेंड डिसीजन। देखिए 3 तरह के डिसीजन हैं जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन की, तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो कंपनी लेती है और देखती है कि हमारे इन्वेस्टर कौन होने चाहिए, कितने डेट होल्डर्स होंगे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में और कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। यानी कंपनी देख रही है कि किस तरह के इन्वेस्टर होंगे। देखिए अगर इसे दूसरे ढंग से देखें, यानी अगर इन्वेस्टर ये डिसाइड करना चाहता है कि किस तरह की कंपनी में उसने इन्वेस्ट करना है, तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर इन्वेस्टर को लेना है तो उसे कुछ ना कुछ एनालिसिस करने पड़ेंगे, कुछ विश्लेषण करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन सी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने के लिए या पैसा लगाने के लिए अच्छी है। और ये काम हम सिक्योरिटी एनालिसिस में करते हैं, या हम कह लें कि इस इन्वेस्टर को हेल्प करने के लिए कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करे, उसे कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग उसे होना ज़रूरी है। और उन टूल्स को यूज़ करके ये इन्वेस्टर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगा और जो बेस्ट सूटेड अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे ये पैसा लगा सकता है।